गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 12 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसने पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है ताकि बातचीत करी जा पाए। दोस्तों, दरअसल में पिछले काफी टाइम से एक डिस्कशन हो रही है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, एंड खासकर जब से ईपीआईसी नंबर्स का मुद्दा उठा है। हमने 2 बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर इसको डिस्कशन भी किया था कि किस तरह से बहुत सारे लोगों का सेम ईपीआईसी नंबर यहाँ पे सामने आ रहा है, एंड जिस वजह से बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने ये आरोप लगाया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस प्रोसेस के अंदर। बाद में फिर पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठा। अब यहाँ पर ईसीआई चाहता है कि जो भी अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के कंसर्न्स हैं उसको वो सुने, एंड अकॉर्डिंगली उनको रिजॉल्व किया जा पाए। इसीलिए यहाँ पर इनको इनवाइट किया गया है ऑन 30 अप्रैल तक अपने सजेशंस दें, एंड अकॉर्डिंगली डिस्कशंस कर पाए इन मुद्दों के ऊपर। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन क्राइसिस की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि पिछले कुछ टाइम से बात चल रही है कि कैसे एक पीस डील लाई जा पाए। यूएसए काफी काम कर रहा है इसके रिगार्डिंग। अभी रिसेंटली एक मीटिंग होस्ट करी गई सऊदी अरेबिया के द्वारा इन जदा। वहां पर यूएसए और यूक्रेन के डेलीगेट्स मिले, एंड उन्होंने यहाँ पे अग्री किया है कि एक 30 दिन का सीज फायर होगा रशिया के साथ। उस टाइम के ऊपर रशिया के साथ बातचीत करी जाएगी आगे पीस डील कैसे और आगे हम लेकर जा सकते हैं। तो उम्मीद ये है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है शायद खत्म हो जाए। दोस्तों, डेट है आज की 12 मार्च 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एंड अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो। दोस्तों, होली का त्यौहार है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। एंड इस होली के अवसर के ऊपर हमारी टीम आप सभी को अप टू 80% ऑफ दे रही है ऑन ऑल द यूपीएससी बैचेस। तो जितने भी यूपीएससी बैचेस हैं उनके ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी बैचेस के लिंक लगा दिए हैं, आप वहां पर जाके इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलो, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो है शिंगल्स डिजीज के बारे में। शायद आपने ये नाम सुना नहीं होगा, एंड इनफैक्ट अभी यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, तो ऐसा देखा गया कि 56% जो इंडियन पार्टिसिपेंट्स थे 50 साल से ऊपर की एज के, उनको पता ही नहीं था शिंगल्स के बारे में। जबकि अगर हम बात करें 90% से ज्यादा अडल्ट हैं इस एज ग्रुप के अंदर जिनका अंदर ये वायरस आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, कई बार ना बॉडी के ऊपर इस तरह से आपको रैशेस देखने को मिलते हैं। दरअसल में ये एक पेनफुल रैश हो सकता है, ब्लिस्टर हो सकता है। ये क्या है? दिस इज नोन एज शिंगल्स। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिए, एक वायरस है VZV, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसके द्वारा ये चीज कॉज होती है। एंड बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आप अंडरस्टैंड करना, ये वही वायरस है जो कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स को कॉज करता है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या। दोस्तों, जिन लोगों को ना चिकन पॉक्स हुआ होता है बचपन के अंदर या कभी लाइफ में पहले, तो डेफिनेटली जो आप रिकवर कर जाते हो चिकन पॉक्स से। बट ये जो वायरस जो मैंने आपकी बात करी VZV, ये आपकी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, डॉर्मेंट हो जाता है, एक तरह से शांत हो जाता है, राइट। बट आगे जाके ये वापस से रीएक्टिवेट हो जाता है। सर, रीएक्टिवेट वापस क्यों आ गया? वापस इसलिए रीएक्टिवेट हो गया क्योंकि जब आपकी उम्र ज्यादा होने लग जाती है, 50 साल से ऊपर आप जाने लग जाते हो, उससे आप नोटिस कर पाओगे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। एंड जैसे इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, अकॉर्डिंगली ये वायरस और स्ट्रांग हुआ, उससे रीएक्टिवेट हुआ, राइट। एंड उस समय के ऊपर हमें ये शिंगल्स डिजीज देखने को मिल जाएंगी। तो इंडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से ये बॉडी के ऊपर जो रैशेस होते हैं इसके पीछे कारण शिंगल डिजीज ही आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात आपके दिमाग में शायद आ रही होगी, सर अगर मान लीजिए किसी को चिकन पॉक्स बचपन में हुआ ही नहीं, तो क्या उसको भी शिंगल डिजीज होगी? द आंसर इज नो। एक्चुअली क्या होता है, अगर उस पर्सन तक अभी जाके VZV वायरस अब जाके उस तक पहुंचेगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसको चिंगर पॉक्स होगा, ना कि शिंगल्स। तो ध्यान रखने वाली बात है, शिंगल कंटेजियस नहीं है, पर एक इंसान से दूसरे इंसान तक VZV यहाँ पे फैल सकता है। बट ध्यान रखना, उसको फिर डायरेक्टली शिंगल्स नहीं होगा, उसको चिकन पॉक्स होगा। शिंगल्स कब होता है? शिंगल तो आगे फ्यूचर में जाके, जब ये जो VZV वायरस था वो आपका डोरमेंट हो गया, उसके बाद जाके शिंगल्स बनेगा। बट पहले उस इंसान को चिकन पॉक्स होगा, अगर कभी पहले उसको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है। बाकी ट्रांसमिशन का खतरा तब बढ़ जाता है जब ये ब्लिस्टर्स ओपन होते हैं। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इसके रिगार्डिंग एक वैक्सीन अवेलेबल है, श्रिंगेक्स वैक्सीन।
एंड ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है इसको यहाँ पे टैकल करने के लिए। तो ये शिंगल डिज़ीज़ क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी डेफ़िनिटली होनी चाहिए। एक और डिज़ीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, टीबी के बारे में। देखो टीबी के बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं, बट ऐसा कोई डाउट नहीं है, बट 3-4 महीने से हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई है टीबी के ऊपर, तो थोड़ा-सा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से ना 100 डे इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन के अंदर ऐसा देखा गया कि 6 लाख से भी ज़्यादा हमने केसेस आइडेंटिफाई किए, जिनमें 4.3 लाख जो डायग्नोस हुए हैं, वो 450 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुए हैं। दरअसल में ना कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कहते हैं। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा शिंगल्स, वो तो एक वायरल था, राइट? पर यहाँ पर टीबी की जब हम बात करते हैं, ये आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि कॉज होती है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपके लंग्स को इफेक्ट करता है मोस्टली, जिसको हम लोग पल्मोनरी टीबी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और भी अलग-अलग आपके बॉडी पार्ट्स को, जैसे आपका प्लेरा हो गया, ये एक एक थिन लेयर होती है आपके जो टिश्यू की, ठीक है? जो कहीं न कहीं लंग्स को कवर करती है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स हो गया, इंटेस्टाइन, स्पाइन, ब्रेन, इनको भी यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है, आपको देखने को मिल जाएगी टीबी। ये एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, यानी कि एयरबॉर्न है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा सकती है थ्रू क्लोज़ कॉन्टैक्ट विद दैट इन्फेक्टेड पर्सन। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर ये ज़्यादा फैलती है जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और पुअर वेंटिलेशन। देखो, कई बार ना आप लोगों को टीबी के केसेस स्लम्स वगैरह के अंदर अक्सर देखने को मिल जाएँगे। वहाँ पर हाइजीन की कमी होती है, ठीक है? वेंटिलेशन खराब होता है एंड बहुत सारे लोग इकट्ठे बहुत ही हाई डेंसिटी के अंदर रह रहे होते हैं। वहाँ पर टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। बाकी इसके सिम्पटम्स की बात करें तो कफ हो गया विथ स्पूटम और ब्लड। स्पूटम का मतलब होता है आपका जो थिक म्यूकस होता है, ठीक है? तो वो हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, ठीक है? रात के समय ऐसे स्वेट आता है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे इसके सिम्पटम्स देखने को मिल जाएँगे। अब देखो यार, भारत का टारगेट वैसे 2025 का ही था टीबी को एलिमिनेट करने का। हालाँकि जो दुनिया भर में टारगेट है डब्ल्यूएचओ का, वो 2030 है, बट इंडिया वांटेड टू अचीव दिस टारगेट 5 इयर्स बिफोर द ग्लोबल टारगेट। बट क्योंकि अब तो हम 2025 में पहुंच ही गए हैं एंड अभी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस टारगेट को अचीव करना बाय द एंड ऑफ द ईयर हो जाए, ठीक है? बट एनीवेज, अभी आज के समय अगर हम बात करें तो एनुअली 10 मिलियन लोग इससे इफेक्ट होते हैं एंड इसकी जो मोर्टेलिटी है, डेथ्स, हर साल 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग की डेथ होती है बिकॉज ऑफ टीबी एवरी ईयर। इसके साथ ही जिन लोगों को एचआईवी होता है ना, वो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। ऐसा क्यों? अरे, जिनका एचआईवी हो गया होता है, जिनको, ठीक है, एचआईवी से इन्फेक्टेड होते हैं, उनका दरअसल में जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका होता है एंड इस वजह से उनके ऊपर रिस्क इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये सब कुछ कंट्रीज़ है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, ठीक है? दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आप नोटिस कर पाओगे तो इंडिया में ही वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिडेमिक आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही बड़ा ये पब्लिक कंसर्न भी है, राइट? हालाँकि अच्छी बात ये है कि टीबी का इंसिडेंस कम हुआ है, राइट? एंड उस तरह से टीबी मोर्टेलिटी रेट भी 18% से कम हुई है इन दीज़ 8 इयर्स, 2015 से लेके 2023 के बीच में। अब टीबी के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, एक होता है एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। दरअसल में दोस्तों, आप लोगों ने ना ये 2 मेडिसिन्स का नाम सुना होगा, आइसोनियाज़िड एंड रिफाम्पिसिन। ये होती हैं हमारी फर्स्ट लेवल ड्रग्स या फर्स्ट लाइन ड्रग्स, आप इनको कह सकते हो। अगर मान लीजिए आपका जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो चुका है, रेजिस्टेंट मतलब कि ये दवाइयों का उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो उस केस में हम बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो सर फिर क्या तरीका करना है? अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं काम कर रही, नहीं इफेक्टिव है, तो फिर हम आएँगे सर सेकंड लाइन ड्रग्स के ऊपर, जैसे आपका बेडाक्विलीन हो गया। एंड अगर और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ चुकी है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। यहाँ पर लगभग वो सारे जो आपके मोस्ट सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, उनको भी रेजिस्टेंट हो चुका है एंड यहाँ पर फिर ट्रीटमेंट के ऑप्शन बहुत ही कम बचते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। बाकी भारत ने अलग-अलग स्टेप्स लिए हैं इसको टैकल करने के लिए, जैसे 100 डे टीबी मुक्त भारत अभियान। यहाँ पर हमने डिटेक्ट किया अलग-अलग जो टीबी के पेशेंट्स थे। अलग-अलग देखो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने फोकस किया हाई रिस्क पॉपुलेशन, जैसे डायबिटिक्स लोग हैं, स्मोकर्स हैं, जिनको एचआईवी है, उनके ऊपर टेस्टिंग करी गई। बाकी इसके अलावा ना हम घर से घर हर घर-घर गए, ठीक है? वहाँ पे जो एक्स-रे यूनिट्स हैंड हेल्ड लेके, ताकि हम आराम से वहाँ पे जाके टेस्ट कर पाएँ कि किसको टीबी है, किसको नहीं है। बाकी और अलग-अलग सेटिंग्स में किया गया। आपका नेट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट को इस्तेमाल किया गया, कन्फर्म करने के लिए कि हाँ, उन लोगों को टीबी है या नहीं। इसके अलावा हमने नोटिस किया होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बीपाम रेजिमेन के नाम से।
एक्चुअली पता क्या है, यहाँ पर 4 ड्रग्स की बात होती है, बेडाक्विलिन, प्रोटामोनेट, इसके अलावा लाइनोजोलिड और आपका मॉक्सीफ्लॉक्सिन, ठीक है? ये 4 जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नया ट्रीटमेंट आया है एमडीआर टीबी के रिगार्डिंग, क्योंकि एक्चुअली जो टीबी के पेशेंट उनको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, तो उसकी जगह के ऊपर हमने ये 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन एक तरह से यहाँ पे बनाया है। इसके साथ ही निक्षय पोषण योजना हो गया, ठीक है? यहाँ पर हम महीने में ₹500 दिया करते थे, अब उसको डबल करके हमने ₹1000 दिया है, ताकि वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख पाएँ। इसके साथ-साथ निक्षय मित्रा स्कीम को एक्सपेंड किया गया है, इसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी इंक्लूड किए गए हैं और निक्षय एक पोर्टल है जहाँ पर हम जिसके माध्यम से हम टीबी केसेस को ट्रैक करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट का ध्यान रखते हैं, कहाँ-कहाँ पहुँच गया है उनका ट्रीटमेंट एंड पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये है पूरा टीबी के बारे में। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे एंड एक्सरसाइज खंजर 12 इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो दोस्तों, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ये दरअसल में हर साल होती है, 2011 से कंटिन्यूअसली होती जा रही है। पिछली बार ये एक्सरसाइज हुई थी जनवरी के अंदर भारत में एंड इस बार ये एक्सरसाइज हो रही है किर्गिस्तान के टोकमोक के अंदर, राइट? एंड इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के माध्यम से होता यही है कि दोनों जो देश हैं वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन यहाँ पे किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी एंड मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो भारत की तरफ से जो पैराशूट रेजिमेंट है ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और किर्गिस्तान की तरफ से किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है एंड इससे दोनों देशों में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता है, आपस में कॉमन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं एंड पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कमिटमेंट को हम रीइंफोर्स करते हैं। तो दिस इज योर एक्सरसाइज खंजर 12। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, कुर्स्क रीजन को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, है ना? बट आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि रशियन ट्रूप्स ना एक्चुअली यहाँ पे और अंदर आने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात तो ये समझो, जब मैं कुर्स्क की बात करता हूँ ना, ये कहाँ पे है? सर, ये रशिया का हिस्सा है, ठीक है? ठीक है। पर यहाँ पर ये जो सुमी वगैरह है, राइट, ये यूक्रेन का हिस्सा है। तो रशिया वाले यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोविंस के ऑल एरियाज को कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा कुर्स्क को समझते हैं कि ये कुर्स्क रीजन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है इतना ज़्यादा। दोस्तों, कुर्स्क की बात करें ना, तो रशिया के अंदर सिटी है एंड इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ कुर्स्क ओब्लास्ट एंड ये यहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल ब्लैक अर्थ रीजन और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। अब कुर्स्क की ना अपने आप में हिस्ट्री बड़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इसका जो मेंशन है वो 1032 एडी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको रशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ करके नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट ना, अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है या और भी बैकग्राउंड उसका पता है, तो एक ततर इन्वेजन करके उनको पता होगा 1240 के अंदर। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना इस पर्टिकुलर इन्वेजन की, तो जो मंगोल के फोर्सेस थे, जिनको लीड कर रहा था कौन? बाटू खान, राइट? ये जो पर्सन था बाटू खान, इसने यहाँ पर कैप्चर किया, राइट? कीव को भी, इनफैक्ट जो कीव करके एरिया है वहाँ पे भी उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया एंड यहीं से कहीं न कहीं माना जाता है कि जो मंगोल का रूल था इस पूरे रीजन के अंदर यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड फिर अकॉर्डिंगली मंगोल एक्सपैंड करते गए इवन सेंट्रल यूरोप तक भी अपना एक्सपेंशन वो देखने को मिलता है। तो वो टर्टर इन्वेशन ही था जो जिसने यहाँ पे ये चीज़ को स्टार्ट किया। ठीक है। इसके अलावा और भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कुर्स्क रीजन की। एक्चुअल में क्या हुआ, अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो वर्ल्ड वॉर 2 में 1943 में बैटल ऑफ कुर्स्क हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि दिस इज द लार्जेस्ट टैंक बैटल इन द हिस्ट्री, बैटल ऑफ कुर्स्क। अब इसमें अगर हम बात करें तो जर्मन्स की तरफ से, ठीक है, हिटलर उस टाइम के ऊपर था, ठीक है, जर्मन की तरफ से यहाँ पे बहुत कोशिश करी जा रही थी, बट यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 6000 टैंकों का इस्तेमाल हुआ, 2 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 4000 एयरक्राफ्ट इसमें इस्तेमाल हुए थे इस पर्टिकुलर बैटल ऑफ कुर्स्क के अंदर। पर इससे कहीं न कहीं जर्मन की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, उसको एक धक्का लगा एंड यहीं से कहीं न कहीं फिर सोवियत ने जो आज इसके बाद काम करना स्टार्ट किया, वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि बैटल ऑफ कुर्स्क वाज़ वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये बैटल ऑफ कुर्स्क भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है। इसके अलावा मशीन बिल्डिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाएँगी एंड यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट्स थे कुर्स्क रीजन के बारे में, जिनको हमें अच्छे बारे में आइडिया होना चाहिए। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज एलावाइट कम्युनिटी के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है। दोस्तों, कई बार ना कमेंट सेक्शन के अंदर ये बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये शिया और सुन्नी में अंतर क्या होता है। दोस्तों, शिया और सुन्नी का ना एक्चुअली पॉइंट ये है कि जो
प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके बाद सक्सेसर कौन होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो शिया इस्लाम ने ये माना कि जो अली है, बेसिकली अली कौन थे, अली थे उनके प्रॉफिट मोहम्मद के जो कजन एज वेल एज सन इन लॉ, कि अली और उनके जो भी डिसेंडेंट्स होंगे, उनकी फैमिली के जो लोग होंगे, वो यहाँ पर उन प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर होने चाहिए। जबकि जो सुन्नी मुस्लिम्स का व्यू ये था कि जो लीडरशिप डिसाइड होनी चाहिए ना, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे होनी चाहिए। स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई, पर इसके बाद इनकी जो अपने अपने इंटरप्रिटेशंस थी अलग अलग होती रही, एंड उस हिसाब से अलग अलग जो इनकी जो मानने के तरीके थे चीजें, वो भी अलग अलग हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, एलावाइट कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों दरअसल में ना, अगर हम बात करें शिया मुस्लिम्स की, राइट, तो शिया मुस्लिम्स के अंदर जो लोग ये मानते थे कि जो अली हैं वही प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर हैं, राइट, एंड साथ ही साथ हमें वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये जो कम्युनिटी है ये उसी पर्टिकुलर बिलीफ के अंदर मानती है। एक्चुअली ये एक शियाइट इस्लाम का ही ऑफशूट सेक्ट है, अलावाइट कम्युनिटी। ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है वो आपका सुन्नी मुस्लिम है, बट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन ऑक्युपाई करता है, वो अलावाइट्स यहाँ पे आपको करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब पिछले कुछ टाइम से आप जानते ही होंगे कि सीरिया के अंदर काफी ज्यादा कंसर्न्स आ रहे हैं। सीरिया के अंदर हमें तख्ता पलट भी होता हुआ देखने को मिला, सिविल वॉर भी यहाँ पे चल रही है, राइट। तो इस वजह से अलावाइट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमें देखने को मिल जाएगी। इस अलावाइट कम्युनिटी की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो 9th एंड 10th सेंचुरी के अंदर इनका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है इन द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद इब्न नुसैर इन इराक। अब इनके फेथ के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आजकल के समय के ऊपर ना इन्होंने यहाँ पर काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी के अंदर भी काफ़ी हद तक ये उनके अलग-अलग एस्पेक्ट्स के अंदर मानने लग गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने रिचुअल के अंदर वाइन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं इनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म के अंदर यहाँ पे विश्वास कर रहे हैं। जो एलावाइट वुमेन है वो यहाँ पे हेड स्कार्फ नहीं पहनती। तो बहुत सारी ईरानियन प्रैक्टिसेस से भी उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे अपने अंदर किए हैं। तो ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे बिलोंग करती है अलावाइट कम्युनिटी, ये आपको सीरिया के अंदर बिलोंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। बट इनके जो भी बिलीफ्स वगैरह है उनके रिगार्डिंग कोई भी आपको रिटर्न सोर्सेज देखने को नहीं मिलते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। अगला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो डिस्कस करना है सी ग्रास कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज मैं आपको सी ग्रास और सी वीड का अंतर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब आप लेफ्ट में देख रहे होंगे ना, दिस इज व्हाट सर, दिस इज सी ग्रास, ठीक है, ये आपका सी ग्रास है, और यहाँ पर आपको सी वीड आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा अंडरस्टैंड करना। देखो यार, सी ग्रास में अगर आप नोटिस कर पाओगे, इनके ना प्रॉपरली रूट्स होते हैं, प्रॉपर आपको स्टेम देखने को मिल जाएगा, इनके लीव्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, फ्लावर्स, सीड, सब कुछ प्रॉपर होता है। बेसिकली जैसा ना हमारे यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, बस ऐसा समझ लो सी ग्रास कुछ नहीं है। जैसे ग्राउंड के ऊपर ग्रास होता है, तो सी ग्रास पानी के अंदर ग्रास होता है। तो ये आपका जो आपकी शैलो, ठीक है, आपके जो शैलो आपके जो एरियाज होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, वहां पर आपको ये सी ग्रास देखने को मिल जाएगा। सर सी वीड के अंदर क्या होता है, देखो सी वीड के अंदर ये सब नहीं होता, आपके स्टेम वगैरह ये सी के अंदर ग्रो करते हैं, एंड ये पानी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर, सी वीड की बात कर रहा हूँ। जबकि सी ग्रास में क्या होगा, सी ग्रास में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे सर, इनकी जो रूट्स होती हैं, ये जड़ों से अपना यहाँ पे सी ग्रास जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करते हैं। सी वीड के अंदर वो डायरेक्टली पानी से ही ले लेते हैं। और इनफैक्ट ये जो सी वीड है सर, ये तो एक तरह की क्या है, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अ एल्गी। ये तो एल्गी ही है एक तरह की, जो कि सी के अंदर ग्रो करती है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं फील होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सी ग्रास के मुद्दे के ऊपर। दरअसल में दोस्तों एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पाया गया कि सी ग्रास का बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर डिक्लाइन हो रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्यों? क्योंकि सी ग्रास हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो पहले तो ये अंडर वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये ट्रीज से भी बेहतर हैं कार्बन को कैप्चर करने के लिए और फूड प्रोवाइड करने के लिए। आप इनका एग्जाम्पल समझना कि जो कार्बन कैप्चर है ना, वो 35 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं 121 थ्रेटेंड स्पीशीज और लगभग 750 फिश स्पीशीज को। तो यानी कि फिशरीज को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टॉर्म्स एज वेल एज ओरिजन इरोजन से, ठीक है। इनका अगर हम बात करें, इंडिया में 16 सी ग्रास स्पीशीज हैं जो कि आपको अलग अलग एरियाज में देखने को मिल जाएंगी। गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क वे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, इन एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया का सी ग्रास कवर है 516 स्क्वायर किलोमीटर का, पर ये लगभग 435 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अब्सॉर्ब करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर। बहुत ही बड़ा नंबर है। तो यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन
के अंदर इनका या कार्बन अब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका आपको देखने को मिल जाएगा। पर कुछ थ्रेट्स हैं जैसे इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन हो गया, राइट, सिटीज का पोल्यूशन हो गया, ये सब जब यहाँ पे जाएगा तो सी ग्रास उससे इफेक्ट होता है। बाकी कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंट टूरिज्म की वजह से भी इनको दिक्कत फेस होती है, ठीक है। कोस्टल प्रोटेक्शन लॉज ढंग से अगर इन्फोर्स नहीं होते हैं तो यहाँ पर सी ग्रास को यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, एंड बायोडाइवर्सिटी का कम होना भी कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। तो बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स दुनिया भर में चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर वर्जीनिया जो है वहां पर 1700 हेक्टेयर यहाँ पे जो एरिया है वो रिस्टोर किया गया। भारत ने भी 2011 से लेकर 2020 के अंदर 14 एकड़ ऑफ सी ग्रास रिस्टोर किया गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे के अंदर। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे। तो डेफिनेटली दुनिया भर में एक कॉल टू एक्शन चल रही है कि कैसे कैसे साथ में मिलकर साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर, कंजर्वेशनिस्ट काम कर सकते हैं। बाकी सी वीड्स का अंतर तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया, राइट। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने प्लेसेस इन न्यूज की तरफ। यहाँ पर आपसे आज का होमवर्क जो है वो है अबू मूसा आइलैंड के बारे में। कहाँ पर है, क्या है कॉन्टेक्स्ट इसका, क्यों न्यूज में रहता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो था काली के बारे में। दोस्तों पहली बात तो आप इसकी लोकेशन अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर आपको कोलंबिया एक कंट्री देखने को मिलेगी। कहाँ पर है सर? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या था, कॉप 16 हमें देखने को मिली थी, ठीक है। कॉप 16 अपने आप में किस चीज की, आपकी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की आपको कॉप 16 आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों दरअसल में ना आप लोगों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, राइट। ये पिछले सालों का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, जो कि कॉप 15 थी, ठीक है। ये कॉप 15 में अडॉप्ट हुआ था। अब काली कोलंबिया कहाँ पे है, ये तो कॉप 16 का था, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी बातें करी गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डिस्कशन हुआ था 30/30 का। 30/30 एग्रीमेंट क्या था कि हमें 2030 तक 30% लैंड एंड 30% वाटर को यहाँ पे कंजर्व करना है। उसके अलावा जो भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं, ठीक है, उनको 50% उनका रिडक्शन, उनका मतलब 50% रिडक्शन करना है बाय 2030। ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, राइट। तो उसके बेसिस के ऊपर ना अभी रिसेंटली काली फंड करके बना है, ठीक है। काली फंड नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो कोलंबिया के अंदर है। तो ये जो काली फंड होगा ना, ये प्राइवेट कंपनी से पैसा लेगा, ठीक है, जिन्होंने मान लो जेनेटिक डेटा इस्तेमाल किया है नेचर से अपने बिजनेस के अंदर, उनसे पैसा लेगा, एंड इस फंड को इस्तेमाल किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो काली फंड किसमें इस्तेमाल होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एफर्ट्स के लिए यहाँ पर पैसा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी और इसकी लोकेशन भी आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। दोस्तों बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो हमने आपको होमवर्क दिया था एक था माधव नेशनल पार्क के बारे में, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, ना कि असम के अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। एनटीसीए की बात करें तो ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं एनसीडीआरसी की, तो 1988 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था अंडर कॉपरा एक्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।